डाइकोटोमस मतलब विरोधाभास तो नहीं है किसी तरीके का, कि एक तरफ मैं हर एक के लाइफ के, हर एक के स्टैंडर्ड को एलिवेट करने की बात कर रहा हूं, और दूसरी तरफ मैं क्या कह रहा हूं, दूसरी तरफ कह रहा हूं कि एफिशिएंसी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। जो व्यक्ति, उसकी स्टैंडिंग ऑफ लाइफ जो है वो इक्वल है ही नहीं, उससे मैं किसी तरीके की एफिशिएंसी कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं? तो 335 में जो जो जिस राइट की बात करी है, जिस सपोर्ट की बात करी है, वो अधूरा सपोर्ट है। 335 में हमने बोला ना, सॉरी सॉरी, 15.4 में जो सपोर्ट की बात की गई है, 15.4 में जो सपोर्ट है वो अधूरा सपोर्ट है। उसी को पूरा करने के लिए हमने प्रोवाइजो ऐड करा है। फिर से बता रहा हूं, आर्टिकल 15.4 कह रहा है मैं तुमको रिजर्वेशन दे दूंगा, मगर साथ साथ उस व्यक्ति का जो जो प्रोग्रेसिव पार्ट ऑफ द सोसाइटी है, उसके साथ किसी भी तरीके का इक्वालिटी है ही नहीं, वो तो शुरू से अनइक्वल है। ठीक है, तो मैंने 335 में ऑलरेडी एक चीज दे रखी है, दैट इज वेन एवर एन SC एंड ST विल क्लेम देयर देयर whenever they will be making their claim, so we have to ensure that efficiency shall not be compromised, which is basically respecting MR बालाजी। MR बालाजी को ही रेस्पेक्ट कर रहे हैं। MR बालाजी ने बोला है कि एक तरफ एक पर्टिकुलर बैकवर्ड सोसाइटी का वेलफेयर है, दूसरी तरफ पूरी सोसाइटी का वेलफेयर है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि एक सोसाइटी के एक पार्ट को मुझे वेलफेयर प्रोविजन बनाना है, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी सोसाइटी के इंटरेस्ट को मैं कॉम्प्रोमाइज कर दूंगा। ऐसा नहीं करूंगा मैं, MR बालाजी में यही बोला गया। तो मैं ऐसे स्टेप्स लूंगा जिससे इक्वालिटी विल बी अचीव्ड। आई विल बी मेकिंग सर्टेन पॉजिटिव एफर्मेटिव एक्शंस, जिसकी वजह से सब लोगों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाए। तो दैट वाज द पर्पस, है ना, ऑफ 330 ऑफ आर्टिकल 15.4। अब आर्टिकल 15.4 में हमने कहा कि हम सबको रिजर्वेशन दे देंगे, SC BC को भी देंगे और SC और ST को भी दे देंगे। मगर जब बात आती है कि रिजर्वेशन दे देंगे भाई, बिल्कुल दे देंगे, तो रिजर्वेशन अगर 15.4 को आप प्लेन एंड सिंपल वे में बात करो ना, तो इट इज टॉकिंग अबाउट विच टाइप ऑफ इक्वालिटी? लीगल इक्वालिटी। 15.4 को अगर 335 के बिना पढ़ोगे ना, इट इज टॉकिंग अबाउट लीगल इक्वालिटी। लीगल इक्वालिटी का मतलब है वैकेंसी आई, SC है, आजा। अब 335 कैसे पढ़ोगे? SC है, क्वालिफिकेशन क्या है? तो 335 में ये हो गया। फर्दर SC है, क्वालिफिकेशन है, सर क्वालिफिकेशन तो है मगर मार्क्स थोड़े से कम है, ठीक है आ जाओ। तो ये हो रहा है अब। तो कहने का मतलब है 335 का जो प्रोवाइजो है ना, इट वाज रिक्वायर्ड। डाइकोटोमी स्टैब्लिश कर रहा है, नहीं कर रहा है। एक तरफ कहेंगे अगर तुम एफिशिएंसी। डाइकोटोमी कह रहे हो ना, इट मींस यू आर सपोर्टिंग चंपाकम डोराई रंजन। 335 का फर्स्ट पार्ट कहता है कि एफिशिएंसी कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड। राइट। इन द सेकंड पार्ट दे आर सेइंग कि एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगी इन द हम्म। फॉर्म ऑफ मार्क्स। हाँ। एक तरफ कुछ कह रहे नहीं थे, नहीं, 335 पढ़ लो एक बार। मार्क्स को वो कर रहा है, मार्क्स को रिलैक्स कर। नहीं नहीं नहीं, हम पढ़ते हैं, रुको एक बार, लेट मी रीड इट। The claim of members of scheduled caste and scheduled tribes shall be taken into consideration consistently with the maintenance of efficiency of administration in making of the appointment to the services and post in connection with the affairs of union and of the state. Now the proviso, that is 82nd Constitution Amendment, provided that nothing in this article shall prevent in making of any provisions in favor of the members of SC and ST for relaxation in qualifying marks in any examination or lowering the standard of evaluation for reservation in the matters of promotion to any class or classes of services post in connection with the affairs of the union or the state। efficiency की बात कहाँ रही है इसमें? नहीं आ रही है। नहीं नहीं नहीं, एफिशिएंसी जो है, एफिशिएंसी का मतलब है, अच्छा मार्क्स से तुम ऐसे तो क्राइटेरिया दे नहीं रखा है। marks is not a criteria, then why exam is conducted?
एग्जाम तो एफिशिएंसी को टेस्ट करने के लिए तो दिया। ठीक है, सो तुम ये नहीं कह सकते कि एफिशिएंसी हैज बीन वो जस्ट बिकॉज ऑफ द, ये भी तो देखो ना कहीं तो तुमको एक, maybe the person is not prepared for the job. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेकिंग द आइस? whenever a stalemate happens in the society, तो कोई ना कोई व्यक्ति या कोई प्रोविजन ऐसा होता है जो आइस को ब्रेक करता है, ताकि ताकि दो दो डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस में किसी तरीके की कॉमिटी एस्टेब्लिश हो सके। तो 335 का जो ये प्रोवाइजो है ना, ये उसी 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 कॉमिटी को अचीव करने की बात कर रहा है। वो क्या कह रहा है कि चलो कुछ ही तो मार्क्स कम है। शक्ति, इट इज इंक्लूसिव और इट इज एक्सक्लूसिव? It is inclusive in nature. So law is inclusive. Now the question is, Yash, is it over inclusive? No. क्या बात कर रहे हो तुम? It is over inclusive कैसे कह दिया? Over inclusive का मतलब होता है कि मार्क्स हटा दो। अगर ओवर इंक्लूसिव का मतलब है लीगल इक्वालिटी, ओवर इंक्लूसिव नहीं है, इंक्लूसिव है, हम मानते हैं। लॉ इज वेस्टिंग इन नेचर, समझ में आया? 335 ये कह रहा है ना, 335 का प्रोवाइजो, चलो कुछ ही तो कमी है, 100 मार्क्स की रिक्वायरमेंट है, अगर तुम्हारे 80 आ रहे हैं तो हम तुमको सेलेक्ट कर ले रहे हैं, है ना? ठीक है। Like for the judicial exam, say I am not prepared right now, and I go and appear in the examination. Okay. Somehow I clear it because of my Reservation. Okay. And I also get selected for the job, but inside me, I know that I have not prepared thoroughly with the subjects. I have somehow got selected by fluke. So am I not less efficient for the job than the other person? Yes, you are. But this is you are talking about morality, and what we are discussing is legality. ये तुम्हारा अपना एक सोशल फाइबर है जो उसके बारे में बात कर रहे हो तुम। क्या पता तुम, कहने का मतलब, यश कहने का मतलब है कि जो एलिवेशन और टू द एससी वो सुप्रीम कोर्ट है, वहां पे ऐसा कुछ है क्या? सुप्रीम कोर्ट में एससी और एसटी का कुछ वो क्राइटेरिया नहीं है ना। यहाँ पे ये है कि कुछ फिक्स केसेस हैं जो तुम्हें डील करने हैं। तुमको लगता है कि मेरे पास वो सुप्रीम कोर्ट वाला विवेक नहीं है, मेरे पास, ठीक है मैं टॉप नहीं करा, मैं सेलेक्ट हो गया, तो कुछ देख के ही तुम्हें सिलेक्ट किया गया होगा। ठीक है, उनको भी पता होता है कि कौन सी व्यक्ति कौन सी कैटेगरी का है। खैर शायद वहां पे नहीं होता, उनको पता नहीं होता, नहीं पता होता उनको। Otherwise, तो biased opinion. हाँ, नाम से पता हो जाता है, सही कह रहे हो। इनफैक्ट इस पे रेड भी है, इस पे ग्रेड भी लगी हुई थी। तो पहले से एक bias form कर बायस हो जाता है, यस हो जाता है, एक बायस हो जाता है। उससे बायस क्रिएट होता है। one question. हाँ, Even if the proviso was not added to 335, still we had 15(4). So can we say that the what is written in the proviso was implicit in 15(4)? Special provisions for the advancement included what is written in the proviso. इसको क्या ये कह सकते हो कि कैटेगोरिकल अटैचमेंट की जरूरत थी 15(4) में। I have made the law for the welfare of women and child. 15(4) में SCBC then SC. ठीक है, तो मैंने वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड, वो वेलफेयर ऑफ SC/SC/BC के लिए मैंने लॉ बना दिया। मगर 335 का जो प्रोवाइजो है ना, उसकी रिक्वायरमेंट स्पेशल अटैचमेंट की है। ठीक है, कि इस पोस्ट में करीबन 27% रिजर्वेशन जो है वो औरतों का रहेगा, वो सॉरी SC और SC/BC का रहेगा। मगर क्राइटेरिया क्या रहेगा? तो इसीलिए 335 का जो उसने थोड़ा सा what was not explicit, it was inherent in it. What was only inherent in it has been made explicit by 335 का ये 15(4) का जो पर्पस है ना, अगर 335 का जो प्रोवाइजो है, ध्यान से सुनो इस चीज को, ये आर्ग्यूमेंट है, जो आर्ग्यूमेंट मैं बता रहा हूं, अशोक कुमार ठाकुर जब आप पढ़ोगे ना, बहुत सारी चीजें इसमें। तो 335 का जो प्रोवाइजो है वो आप 15(4) से निकाल दो, तो 15(4) जो है ना इनकम्प्लीट हो जाएगा। हाँ, 15(4) में कोई हाउ नहीं हो जाएगा। हाउ, जो हाउ वाला जो चीज है ना, हाउ टू अचीव इट, तो हाउ वाला तो उसने हाउ बता दिया है आपको। व्हाट नीड्स टू बी अचीव 15(4) बताता है।
that is equality will be achieved. How? If a person is socially and educationally backward, if a person is SC and ST, उसको रिजर्वेशन दे दो. बट हाउ टू डू इट? तो 335 का जो प्रोवाइजो है वो बताता है, वो कहता है भाई मार्क्स में रिलैक्सेशन करवा देंगे, मार्क्स में रिलैक्सेशन करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है. तो ये वो जो हाउ वाली चीज है ना, वो आंसर देता है. तो डाइकोटोमस बिल्कुल नहीं है दोनों प्रोविजंस को. ये भी कहा जाता है कि 15-16 के जो तीनों जो प्रोविजंस है, 16(4) ए और 4(b) दोनों 4 से ही निकले हैं, 16(4) से निकले हैं. और 16(4) जो है वो 15(4) से आया है. 15(4) कहां से आया है? 14 से आया है. सब इंटर रिलेटेड है. ठीक है. लेट्स हैव अ वाटर. हाँ, अशोक कुमार ठाकुर was in India 2008. अब इस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ना बहुत सारे एंगल्स, बहुत सारे वर्टिकल्स हैं, मगर मैं जो है ना 2 चीजें डिस्कस करूंगा. पहला तो करूंगा एडमिशंस, दूसरा करूंगा मैनेजमेंट. दैट्स इट. कि एडमिशन लेने के लिए रिजर्वेशन, दूसरा कि अगर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है विच इज एस्टैब्लिश्ड बाय माइनॉरिटी, बेसिकली 29 एंड 30, तो उसको कैसे एड्रेस किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू इक्वालिटी. 15(4) की बात हो रही है, 15(5) की बात हो रही है. तो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो अशोक कुमार ठाकुर में था ना, कि 15(4) और 15(5) जो है ना, वो दोनों एक दूसरे के विरोध में है, कॉन्ट्ररी है. ये भी एक क्वेश्चन था. साथ साथ 15(4) जैसे इंट्रोड्यूस हुआ है, 15(5) जैसे इंट्रोड्यूस हुआ है. 15(4) कैसे इंट्रोड्यूस होता है? 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आता है वो. 15(5) वाज इंट्रोड्यूस बाय 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट. तो ये भी एक क्वेश्चन था. अशोक कुमार ठाकुर इज ऑन 15(5), वो 15(5) के ऊपर है. तो अशोक कुमार ठाकुर में सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है ना, वो ये आता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जो प्रोसीजर है वो प्रॉपरली फॉलो ही नहीं करी गई है, वो प्रॉपरली फॉलो ही नहीं की गई है. बेसिकली एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन. तो 162, आर्टिकल 162 के ऊपर भी ये केस है अशोक कुमार ठाकुर. अशोक कुमार ठाकुर में और भी बहुत सारे एंगल्स हैं. बेसिकली 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को यहां पे चैलेंज किया जा रहा है. नाउ प्लीज राइट डाउन द फैक्ट्स. फैक्ट्स लिखो. 27% रिजर्वेशन, 27% रिजर्वेशन टू ओबीसी. आरुषि, मेरी आवाज ठीक से आ रही है? हेलो. ओके. या रिजर्वेशन, 27% रिजर्वेशन टू द ओबीसी in specified state universities, in specified state universities under लॉ का नाम लिखो, सेंट्रल एजुकेशनल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, रिजर्वेशन ऑफ एडमिशन एक्ट ऑफ 2006, सेंट्रल रिजर्वेशन, सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ब्रैकेट में रिजर्वेशन इन एडमिशन एक्ट ऑफ 2006, रिजर्वेशन इन एडमिशन ब्रैकेट क्लोज, एडमिशन ब्रैकेट क्लोज एक्ट ऑफ 2006. हाँ, ठीक है. इसको ए भी लिख लो. ऑल्सो नोन एज सेंट्रल इंस्टीट्यूट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एडमिशन, रिजर्वेशन इन एडमिशन एक्ट ऑफ 2006, सेंट्रल यूनिवर्सिटी रिजर्वेशन इन एडमिशन एक्ट ऑफ 2006. ठीक है. सो दिस एक्ट वाज इन इशू, 2006 का लॉ आता है और उसके तहत 27% रिजर्वेशन वाज गिवन टू ओबीसी.
ठीक है. Now this law was in line with which article? This law was in line with 15.5. So the constitutional validity, लिखो, the constitutional validity of the 93rd Constitution Amendment, the constitutional validity of the 93rd Constitution Amendment was challenged. टाइमलाइन क्या है? टाइमलाइन है 2005, 2006 एंड 2008. 2005 में आपका अमेंडमेंट आता है, 6 में आपका लॉ आता है, और 2008 में अशोक कुमार ठाकुर आता है. ठीक है, ये अपना रेसिडुआ बना लो ये चीज. 2005 में 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आता है. 2006 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी एडमिशन रिजर्वेशन इन एडमिशन एक्ट ऑफ 2006 आता है, और 2008 में अशोक कुमार ठाकुर आता है, जिसमें 93rd को ही चैलेंज कर दिया गया है. 2005 में तो इंट्रोड्यूस हुआ था ये आर्टिकल 15.5. आर्टिकल 15.5. अगर ये क्वेश्चन आए कि 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट amended article 14 was contended to be ultra vires on several grounds. Article 15.5 was contended to be ultra vires on several grounds. Number one, it is violative of basic structure. It is violative of basic structure as it abrogates the guarantee of equality, as it abrogates the guarantee of equality, as it guarantees the guarantee of equality in abrogates the guarantee of equality in 14, 15, 16. 14 and 15 करो. 14 and 15, comma, also disrupt the sanctity of the golden triangle. Disrupt the sanctity of golden triangle. कौन से? Very good. 14, 19 and 21. Disrupt the sanctity of golden triangle. 14, 19 and 21, which should not be altered. Second ground, government failed to permit, लिखो, government failed to perform the constitutional and legal duty. Government failed to perform the constitutional and legal duty. ठीक है, अब एक लाइन में आंसर लिख लो. इट वॉज हेल्ड दैट 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज वैलिड. इट वॉज हेल्ड दैट 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज वैलिड. ठीक है, सो यहां तक हमारा अशोक कुमार ठाकुर हो गया. नाउ लेट अस डीप डाइव. पहला क्वेश्चन जो रेज किया गया था वो था 93rd. क्वेश्चन है 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर. दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन. 93rd Constitution Amendment is against the basic structure. So this was the question. 93rd Constitution Amendment was against the basic structure of the Constitution. So it was held. It does not violate, 93rd does not violate the basic structure as far as state aided institutions. It does not violate the basic structure as far as state aided
are concerned, as far as state aided and maintained institutes are concerned, does not violate the basic structure as far as state maintained and aided institutions are concerned. Equality is a dynamic concept. Equality is a dynamic concept, cannot be accumulated in a single definition. Equality is a dynamic concept, cannot be accumulated in a single definition. The larger principle of equality, the larger principle of equality in Article 14, the larger principle of equality in Article 14, 15, and 16 is an element of basic structure. The larger concept of equality in 14, 15, and 16 is the element of the basic structure, is the element of basic structure, is the element of basic structure. The principle of equality cannot be taken away. The principle of equality cannot be taken away. However, the facets of the principles of equality can be altered. However, the facets of the principles of equality can be altered. However, the facets of the principles of equality can be altered sometime, especially for the purpose of, especially for the purpose of, especially for the purpose of the directive principles, especially for the purpose of the directive principles of the state policies, especially for the purpose of directive principles of the state policies. Yes. Directive principles of the state policy, full stop. लिखो, if any constitutional amendment if any constitutional amendment moderately 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 abridges the the concept of equality, basic structure is not said to be altered. Basic structure is not said to be altered. Basic structure is not said to be altered. That is full stop लिखो. As it was held in Keshavanand Bharti, as it was held in Keshwanand Bharti, that equality, Keshwanand Bharti, that ऐसे लिखो, क्या लिखा है? That all the principles of Article 14, all the facets of Article 14, all the facets of Article 14, all the facets of Article 14 or any of the fundamental rights all the facets of Article 14 or any of the fundamental rights
would not be the part of basic structure, would not be the part of basic structure. सो कंसेप्ट को आप ऑल्टर नहीं कर सकते, उसका जो फेसेट है ना उसको आप ऑल्टर कर सकते हो। लिखो आगे, affirmative action of the state was emphasized, full stop, पैराग्राफ भी चेंज कर सकते हो। affirmative action of the state was emphasized, affirmative action of the state was emphasized, it is a important component, it is an important component, it is an important component to achieve social justice, it is an important component to achieve social justice, but at the same time, reasonableness, at the same time reasonableness, comma, non-arbitrariness shall be kept when preferential treatment is given, when preferential treatment is given to any class, when preferential treatment is given to any class. ठीक है, लास्ट लाइन लिखो, whenever fundamental rights are at stake, when fundamental rights are at the stake, they can be harmonized with the directive principles of the state policies, with the directive principles of the state policy, DPSP, they can be harmonized with the DPSP. एग्जाम्पल में DPSP लिख के आ सकते हो, शॉर्ट फॉर्म एक्सेप्टेबल है। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज 15.4 and 15.5 are contradictory. Second question, 15.4 and 15.5 are contradictory or mutually contradictory, they are mutually contrary. 15.4 and 15.5 are contradictory, mutually contradictory. सेकंड इसी में लिखो एक और क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन इज 15.5 is ultra vires, 15.5 is ultra wires. इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, 15.5 is ultra wires. Exclusion of minority institution, that is 30 clause 1. Exclusion of minority institution is violative of article 14. इसी क्वेश्चन में लिखो, exclusion of minority institution, 15 बोलना था ना पढ़ने को, याद नहीं रहा तुमने, 15 को बोला था पढ़ने को मैंने। 15 में क्या लिखा है, 15.5 में पढ़ देता हूं, exclusion of minority institution under 30 clause 1 is violative of article 14. It is violative of article 14. देखो 15.5 क्या कहता है, 15.5 के ऊपर सबसे बड़ा केस है अशोक कुमार ठाकुर, अभी और भी बहुत सारे जजमेंट्स है। नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन सब क्लॉज 19(1)(g), that is freedom to practice any profession or business. Nothing in this article or 19 shall prevent the state from making any provision by law for the advancement of any socially and educationally backward classes of the citizens or for the scheduled caste or scheduled tribes in so far as such special provision relates to their admission to the education institutions
including private education institutions, whether aided or unaided by the state, other than the minority education institutions referred to in clause 1 and 30. clause 1 of 30. ठीक है, तो लिखो इसके बारे में. 15(5) is constitutionally valid and 15(5) is constitutionally valid and 15(4) and 15(5) are not mutually contradictory, and 15(4) and 15(5) and 15(4) and 15(5) are not mutually contradictory, and 15(4) and 15(5) are not mutually contradictory, and 15(4) and 15(5) are not mutually contradictory. ठीक है, लिखो 15(4) and 15(5) नहीं ऐसे लिखो 15(5) does not exclude 15(4). 15(5) does not exclude 15(4). It's not a game, it's a rich thing.